गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का 10वां वीडियो लेकर के आया हूँ बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि रेट या रेट कांस्टेंट जो होता है वह टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करता है। इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन आप पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम हेडिंग लगाते हैं, आप लोग भी हेडिंग लगाइए, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट पब्लिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर का रेट या रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आज का हमारा वीडियो है, लेक्चर है, ठीक है ना बच्चों। तो रीडिंग आप लगा लीजिए। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ T on ROR, rate of reaction। So in most of the reaction, अधिकांश रिएक्शन में on increasing temperature, on increasing temperature, okay, on increasing temperature rate also increases, rate constant, that is constant also increases, ठीक है। कैसे, देखिए फार्मूला होता है बच्चों, रेट का फार्मूला होता है इक्वल टू के ए, ठीक है, पावर 1 मान लीजिए है। यहाँ पर इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो होता क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इतना। उसके आगे हम दो मेथड पढ़ रहे हैं बच्चों। एक होगा बच्चों एप्रॉक्स डिपेंडेंसी और दूसरा होगा एक्यूरेट डिपेंडेंसी। एप्रॉक्स डिपेंडेंसी, दूसरा होगा एक्यूरेट डिपेंडेंसी। हो गया, मिटा दें। चलिए, तो बच्चों रिलेशन बिटवीन के एंड टी, यही है हमारा। इसमें पहला एप्रॉक्स डिपेंडेंसी, एप्रॉक्स डिपेंडेंसी ऑफ K on T, ठीक है। रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर एप्रॉक्स डिपेंडेंसी किस प्रकार होती है, देखिए। जनरली बच्चों, जनरली on
10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature generally on 10 degree centigrade rise in temperature rate constant या rate of reaction nearly doubles देखिए बच्चों यहाँ पर दो चीजें अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, एक नियरली वर्ड और दूसरा जनरली वर्ड। एक नियरली वर्ड और एक जनरली वर्ड दो जो है अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है लगभग डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाला गया है। क्या निकाला जाता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कैसे निकालते हैं? 2 रेट कांस्टेंट होते हैं, उनका रेशियो निकाला जाता है at T डिग्री सेंटीग्रेड एंड T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। Temperature coefficient is the ratio of 2 rate constant. One is at T degree centigrade and the other is at T plus 10 degree centigrade. ठीक है। तो यहाँ से रेट कोएफिशिएंट जो होता है बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है बच्चों वह 2 या 3 दिया जाता है, 2 से 3 के बीच में। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं तो डबल होता है, कभी कभी 2.25 गुना हो जाता है, किसी किसी में 2.5 गुना बढ़ता है, किसी में 2.25-3 गुना बढ़ जाता है, कभी कभी 3 गुना भी रेट बढ़ जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर आगे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। हो गया? आगे क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2 temperature coefficient is 2 if rate of reaction is at 20 degrees Celsius is X, find rate at 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, साफ कर लीजिए। कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर और नीचे लिखेंगे रेट या रेट कांस्टेंट। दोनों से डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, रेट या रेट कांस्टेंट। कुछ भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। देखिए जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 10 बढ़ाया 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 2x हो जाएगा, 10 डिग्री और बढ़ाया 40 ये 4x हो जाएगा, 10 डिग्री और बढ़ाएंगे 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 10 डिग्री और बढ़ाया 60 डिग्री हुआ, उस समय
16x हो जाएगा रेट। ऐसे 10 डिग्री और बढ़ाओगे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32x हो जाएगा रेट। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट जो होगा 64x होगा। ठीक है, अर्थात रेट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 64x। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नोट करो, नोट कर लो। मिटा है, चलो मिटाते हैं। तो ये रहा अप्रॉक्स डिपेंडेंसी। अब बच्चों एक्यूरेट डिपेंडेंसी। अप्रॉक्स डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेट डिपेंडेंसी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसी को हम लेकर चलते हैं। एक्यूरेट डिपेंडेंसी, आप एक्यूरेट डिपेंडेंसी K on P। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन आएगा। आर्हेनियस इक्वेशन आया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया। अभी पिछले में आपने देखा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाला गया था। आर्हेनियस ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो रेट और टेम्परेचर के बीच यही रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशन होता है? K इक्वल टू A इंटू E टू दी पावर माइनस EA बाई RT। इसी को उन्होंने, क्योंकि इसको आर्हेनियस ने खोजा था, इसलिए इसको आर्हेनियस इक्वेशन कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, K और T के बीच में, K और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है। तो हमारा जो रेट होगा या रेट कांस्टेंट जो होगा वह एक समान रूप से नहीं बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है। अब आइए कुछ इसमें टर्म्स हैं, उनका हम मीनिंग समझते हैं। के रेट कांस्टेंट, ए आर्हेनियस फैक्टर, कुछ लोग इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो कि एक्सपोनेंट के पहले है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। एनसीईआरटी में मिलेगा। कुछ लोग इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ये फिलहाल आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन ई का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, फार्मूला से। ई क्या है? ई जो होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। ये तो मालूम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बच्चों, या पढ़ोगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका यूनिट होगा बच्चों किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। ठीक है। और आर जानते ही हो, नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
और इसका वैल्यू एटीएम वाला नहीं रखोगे क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी वाले फार्मूले में 8.314 जूल पर मोल कैलोरी, ये यूनिट रखोगे, ये वैल्यू रखोगे आर। और ये T क्या टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है कैलोरी, तो 3 कैलोरी। ठीक है, ये रहा आपका पूरा आर्गेनियस इक्वेशन। अब बच्चों हम फार्मूला को डिराइव करेंगे कहाँ से, कैसे ये आया, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। मिटा पास करके नोट कर लेना। ओ चलिए मिटाते हैं, ज्यादा वेट करना भी ठीक नहीं होता है। तो ये हमारा फार्मूला जो था K = A इंटू E रेज़ टू द पावर -A/RT कहाँ से आया, इसके लिए हम कोलिजन थ्योरी को लेकर के चलेंगे बच्चों। इसको लेकर चलेंगे कोलिजन थ्योरी। आइए कोलिजन थ्योरी की शुरुआत करते हैं, क्या होता है। थोड़ी सी कोलिजन थ्योरी के बारे में आपको जानकारी मैंने मॉलिक्यूलरिटी जब पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, वहां पर दिया था कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, देख लो। जैसे मान लीजिए ये 2 है प्लस B2 है, ये देता है 2AB। ठीक है, हाँ आपको बतलाया था कि 1 सेकेंड में बहुत सारे कोलिजन होते हैं बच्चों। 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम देयर आर 10⁻27 कोलिजन्स। तो इतना सारा कोलिजन होने के कारण बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना शीघ्रता से प्रोडक्ट नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता, देखो, नॉट ऑल कोलिजन्स बिटवीन reactant molecules are effective। इतने सारे कोलिजन होते हैं पर सभी इफेक्टिव नहीं होते हैं। इफेक्टिव नहीं होते इसलिए प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, इफेक्टिव जो होगा वही प्रोडक्ट देगा, और जो इफेक्टिव नहीं होगा वो प्रोडक्ट नहीं होगा। फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन there are two barriers, there are two barriers। दो बैरियर होते हैं बच्चों। एक बैरियर को कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। पहले बैरियर को क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन, ORIENTATION। ओरिएंटेशन होना चाहिए, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट के उनका सही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यही आपका ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये इस तरफ को आना चाहिए और ये इस तरफ को आना चाहिए, ये इस तरफ को आना चाहिए और ये इस तरफ को आना चाहिए। यदि ऐसा कोलिजन होगा तभी जो होगा इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है,
यहाँ पर कोलिजन हो रहा है वो कैसा, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन ओरिएंटेशन है। यदि मान लीजिए इस तरह का ओरिएंटेशन हो, क्या इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसकी तरफ है फिर क्या प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं बनाएगा। यह ठीक है, हेडर नहीं है। अच्छा, ये इट विल नॉट गिव एनी प्रोडक्ट। यदि मान लीजिए इस तरह का है ओरिएंटेशन, ये हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ये भी जो है प्रोडक्ट नहीं रहेगा। इस तरह का अच्छा सा जो हेड ऑन ओरिएंटेशन होने पर ही जो होता है प्रोडक्ट बनता है। इसी को इफेक्टिव कोलिजन भी कहते हैं, हेड ऑन ओरिएंटेशन या इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, और यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है, इन इफेक्टिव कोलिजन, इन इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, यह प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ओरिएंटेशन बैरियर। तो ओरिएंटेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स अच्छा सा हेड ऑन ओरिएंटेशन होने पर ही और कोलिजन होगा, तभी जो है प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये पहला आपका बैरियर था, ओरिएंटेशन बैरियर। नोट करिए बेटा। चलो आइए अब दूसरा बैरियर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर एनर्जी बैरियर, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर इस वाई एक्सिस पर एनर्जी लिख देते हैं और एक्स एक्सिस पर लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर हम रिएक्टेंट की एनर्जी दिखला दे रहे हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी दिखला दे रहे हैं। ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई क्या पड़ता है, इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी उसको ER कहेंगे, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं ER, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है EP। ठीक है, और ER से लेकर के EP तक जाने की जो एनर्जी होगी उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी को क्या कहते हैं हम EA कहते हैं। दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और बच्चों यहां से लेकर के जो यहां तक का एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट, इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी ET। ET, अब देखो ET क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ER क्या है? रिएक्टेंट एनर्जी।
ईपी प्रोडक्ट एनर्जी, और ईए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों जब एनर्जी रिएक्टेंट से इस लेवल में आता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो इसी जगह पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, अर्थात रिएक्टेंट के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं बच्चों इसी स्टेप में, और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट पर ही जो होता है, ठीक है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड्स बनते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोडक्ट जो है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक हो। यदि ऊपर है मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यदि हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, नीचे हो, उस समय क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा सराउंडिंग में, तो वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इस तरह से हम फार्मूला एक निकाल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। ओके, ये फार्मूला बनता है हमारा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके आगे जो है हम एक और ग्राफ बताएंगे, नोट कर लो, बनाओ फटाफट। हो गया, कर लीजिए, मिटा दें, चलो मिटाते हैं, मिटा दें। इसी कोलिशन थ्योरी में ही हम एक और ग्राफ पढ़ेंगे, देख लीजिए। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हम सेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दिखलाएंगे, वाई एक्सिस पे एनर्जी दिखलाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको साथ में FOM कह देंगे। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस पर ग्राफ प्लॉट किया। अब देखो बच्चों, जब एनर्जी कम रहती है तो मॉलिक्यूल की संख्या घनी होगी। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी और थोड़ी से बढ़ाया गया काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की संख्या कितना आ गया। यहाँ पर मान लीजिए कि ये एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यही एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इतने दायरे में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी का जो है, ठीक है ना, बैरियर उन्होंने क्रॉस किया। और यही लोग जो है ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस कर लिए हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे इफेक्टिव कोलिशन
रिवीजन करेंगे। और ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी इतनी है, इतनी, और उससे अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम है। देखिए आ गया ऐसे, और इतनी एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या और भी कम है। और एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है, बस इतना, इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये टी टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर है, T1 पर जो है ये आपका ग्राफ बनाया गया है। और यदि मान लीजिए कि हम टेम्परेचर जो है बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि ये जो स्लोप, ये जो पीक होता है ये थोड़ा सा नीचे चला आता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी संख्या जो ये T2 आ गया, देखिए ये T2 पर हो गया। अब थोड़ी इतनी संख्या जो बढ़ गई, इसकी संख्या बढ़ गई, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या इतनी बढ़ गई तो ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, ये आपका। तो बच्चों देखा क्या गया कि FOM फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which cross energy barrier equal to e raised to the power minus EA by RT। ठीक है, आरएनएस ने इसको देखा था। तो रेट या फिर हम सीधे जो मॉलिक्यूल की संख्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या जो है जितनी ज्यादा होगी रेट उतना अधिक होगा। तो अर्थात ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज़्ड टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E रेज़्ड टू द पावर माइनस EA बाई RT। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो मिल गया आपको एक कांस्टेंट A into E रेज़्ड टू द पावर माइनस EA बाई RT। और यही आपका आर्हेनियस इक्वेशन है। क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब नोट कर लीजिए। मिटा दें, चलो मिटाने वैसे ही करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथम मिक फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो हमारा जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसको लेकर के चलेंगे। क्या प्राप्त हुआ है? A इक्वल टू A रेज़्ड टू A इंटू E रेज़्ड टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। दोनों साथ से मतलब लाग लेने पर टेकिंग नेचुरल
दैट इज ln ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का नेचुरल लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e के पावर माइनस ए बाई आर टी। अब ये जो है इधर चला आएगा, हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी ln ई। ठीक है, तो यहां से ln ई यदि बेस ई ln ई का मतलब क्या, इसका बेस ई है, ई से कट जाएगा, हो जाएगा आपका ln ई इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाई आर टी। यह नेचुरल लॉग के फॉर्म में आपका आईएनएस एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? ठीक है, ln k इक्वल टू लॉग बेस होता है, इसको लिख सकते हैं। हो गया, इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई माइनस ई बाई आर टी। ये इक्वेशन हो जाएगा। नोट करिए, ऊपर का मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब आगे है दोस्तों, इसी में आप जानते हो लॉग के बेस ई इक्वल टू 2.303 लॉग के टू द बेस 10। आप जानते हो, इसको जानते हो, यू नो। तो ये यहाँ पर डिवाइस अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.303 लॉग के टू द बेस 10 इक्वल टू 2.303 लॉग ए टू द बेस 10 माइनस ई ए बाई आर टी। अब दोनों साइड में 2.303 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा log a टू द बेस 10 इक्वल टू log a टू द बेस 10 माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये 10 बेस के फॉर्म में आपका आरडीएस इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो बनेगा, इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखो y एक्सिस पे हो जाएगा आपका log k टू द बेस e और यहाँ पर 1/t हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन विद अपोजिट स्लोप हो जाएगा। ये हो गया, ये इंटरसेप्ट जो कटा हुआ है इसको कहोगे log a टू द बेस e, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव के साथ आपका स्लोप आ जाएगा,
टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर, माइनस ई ए बाई आर। यहाँ से इसका यूज करके आप जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी आप जो ग्राफ प्राप्त कर सकते हो। और देखो y एक्सिस पर बच्चों जो है हम log बेस 10 कर देंगे, log k बेस 10 और इस पर करेंगे 1/t। यहाँ पर भी देख रहे हो कि y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ अपोजिट साइड है, अपोजिट स्लोप है। इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट हमको प्राप्त हुआ है इसको करेंगे log a टू द बेस 10 और यहाँ पर जो थीटा आ रहा है ये स्लोप हो जाता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर का वैल्यू रख देंगे, आराम से जो है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए, कर लीजिए फटाफट, मिटारा जाए, मिटाते हैं, चल मिटाते हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन हो गया बच्चों। अब है रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट at two different temperatures, different temperatures। फार्मूला है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए रहेगा काम, कोड में तो नहीं है, ये जो है आपके कंपटीशन से है। तो मान लेंगे T1 पर रेट कांस्टेंट T1 है और T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है, और ये भी एज्यूम कर लीजिए T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो इसी को जो है आप log बेस 10 वाले फार्मूले में रख दीजिए, log K1 टू द बेस 10 इक्वल टू log A टू द बेस 10 माइनस EA by 2.303 RT1। ठीक है, इसको इधर कर दो, क्या दिक्कत है, प्लस log A टू द बेस 10, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही दूसरा लिख दीजिए log K2 टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस EA by 2.303 RT2 plus log A to the base 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो हो जाएगा log K2 to the base 10 minus log K1 to the base 10 इक्वल टू कट जाएगा EA बाई 2.303 RT2 माइनस EA बाई RT1 2.303 RT2 कॉमन कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं log K2 बाई K1 टू द बेस 10 इक्वल टू EA बाई
2.303 R ब्रैकेट में जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, या इसको लिख सकते हो log K2/K1 to the base 10 इक्वल टू E/2.303 R। एलसीएम देंगे तो T1 T2 हो जाएगा, और ऊपर T2 माइनस T1, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स log K2/K1 to the base 10 equal to EA/2.303 R within bracket T2 minus T1/T1 T2। ओके, अब है बच्चों, तो 99.9% जो रिएक्शन में होता है, मोस्ट बोला था ना, in most of the reaction on increasing temperature rate also increases, not all, most of the reactions। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट या रेट कांस्टेंट इंक्रीज नहीं करता है, या तो अनचेंज रहता है या तो डिक्रीज करता है। तो आइए ऐसे अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। मिटा दें इसको, ठीक। तो एक्सेप्शन डाल दे रहे हैं। एक्सेप्शन on increasing temperature rate may decrease। देख लीजिए, इसका पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, यदि ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर रेट होगा, यहाँ पर टेम्परेचर होगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमको ग्राफ कुछ भी मिलता है इस तरह का मिलता है। मतलब एक मीडियम टेम्परेचर में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का रेट अधिक होता है, उससे अधिक टेम्परेचर होने पर रेट डिक्रीज करने लगता है, जबकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर भी रेट कम होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोन, दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ एनोन। टू एनओ प्लस O2 gives 2NO2। इसका ग्राफ जब प्लॉट किया जाता है तो इस तरह का मिलता है, ये रेट और ये टेम्परेचर। इस तरह का ग्राफ मिलता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेट
नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तीसरा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो होते हैं, विस्फोट होता है, वहां वो भी जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने को बढ़ाता नहीं है, ठीक है। जैसे देखो रेट टेम्परेचर, इसमें ग्राफ इस तरह का मिलता है। शुरुआत में बढ़ता है भाव, उसका भाव तेजी से बढ़ जाता है, इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो ये रहा बच्चों आज आपका आरएनए सिचुएशन। ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं आरएनए सिचुएशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।